वरदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे, विद्यादानं च देहि मे। सर्वप्रथम मैं आज के इस जम्मू कश्मीर प्रांत के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिवृंद तथा इस सभागार में उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आन बान तथा शान को सिर झुका करके प्रणाम करती हूँ। मैंने इसलिए सभागार में उपस्थित समस्त नागरिकों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आन बान और शान इसलिए कहा क्योंकि आप ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं, आप ही एबीवीपी हैं, आपसे ही एबीवीपी है, आप में ही एबीवीपी है, आपसे इतर एबीवीपी अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं पुनः आपको प्रणाम करती हूँ, पुनः आपका अभिवादन करती हूँ और आपका वंदन करती हूँ। साथ ही साथ मैं तवी नदी के तट पर विराजमान तथा मंदिरों की नगरी और समस्त भारत को ज्ञान परंपरा का पाठ पढ़ाने वाली इस श्री अभिनव गुप्त जी की धरा को भी प्रणाम करती हूँ, जो कि समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रेरणा स्रोत रही है। जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, जब हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तो लोगों के मन में एक शंका होती है और लोगों को लगता है कि शायद आज का जो जम्मू कश्मीर है वही पूरे समय का जम्मू कश्मीर रहा है। पर ऐसे अल्प ज्ञान रखने वाले लोगों, ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों को बताना चाहती हूं कि ये जम्मू कश्मीर सिर्फ आज जम्मू कश्मीर जो हम देख रहे हैं, जो हाथ में पत्थर लिए हुए लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है। जम्मू कश्मीर अभिनव गुप्त जी का जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर शिवेंद्र का जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर मोहम्मद का जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर विश्वनाथ जी का जम्मू कश्मीर है, विज्ञान का ज्ञान प्रदान करने वाले महर्षि पाणिनि का जम्मू कश्मीर है, अन्य किसी व्यक्ति का जम्मू कश्मीर नहीं है। और ऐसे लोग जो आज के जम्मू कश्मीर को सिर्फ थोड़ा सा जम्मू कश्मीर मान करके बैठ जाते हैं, उन लोगों को मस्तिष्क खोल करके पूरे जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर के विषय में बात करने का हक है उनको। ऐसे क्या लोगों ने कभी सोचा है कि भारत की दक्षिण की छोर में केरल में जन्मे हुए शंकराचार्य जी ने आखिर कश्मीर में आकर के तपस्या करते हुए शारदा पीठ की स्थापना क्यों की थी? ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न है, आज के इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जम्मू कश्मीर प्रांत के 55वें प्रांत अधिवेशन के माध्यम से मेरा प्रश्न है कि आखिर दक्षिण के छोर में जन्मे हुए शंकराचार्य जी ने कश्मीर के श्रीनगर में अपनी तपोस्थली को क्यों चुना था? उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उनको भी पता था कि पूरे विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाली ये कश्मीर की धरा है, पूरे विश्व को शैव दर्शन का ज्ञान प्रदान करने वाली ये कश्मीर की धरा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरा पता करिए किसी विरोधी की साजिश तो नहीं है बार बार हमारे अधिवेशन को खराब करने। पर मुझे गर्व हो रहा है और प्रसन्नता हो रही है। लोग कहते हैं कि जो युवा होते हैं वो उच्छृंखल होते हैं, युवा उपद्रवी होते हैं, परंतु मुझे इतनी सुखद और इतनी गर्व की अनुभूति हो रही है कि सभागार में एक युवा ही बैठा हुआ है। इसके पहले भी लाइट गई, 5 मिनट के लिए इस सभागार की बिजली गई थी और इस सभागार का एक एक युवा हाथ में अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। और इसलिए सभागार में उपस्थित जितने भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वरिष्ठ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। आपने विद्यार्थी परिषद के जिस लौ और मशाल को जला करके आगे बढ़ाया था, वो लौ और मशाल जम्मू कश्मीर के एक सुयोग्य और एक अनुशासित युवा के हाथ में ही है। आपको संदेह करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये वो युवा सभागार में बैठा हुआ है जो कश्मीर की पहचान को बदलने का पूरे तरीके से बीड़ा अपने हाथों में उठा चुका है, जो ये कह रहा है कि कश्मीर का युवा जो कह रहा है कि कश्मीर की पहचान आतंकवादी एक टेररिस्ट बुरहान वानी नहीं है, बल्कि इस कश्मीर की पहचान वो औरंगजेब है जो इस देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व
कश्मीर की पहचान उमर फयाज है, इस कश्मीर की पहचान अयूब पंडित है। और ये इस देश का युवा, इस कश्मीर का युवा अपने हाथ में प्रण ले चुका है कि वो इस देश में जो जम्मू कश्मीर के बारे में एक भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम की स्थिति को दूर करेगा और कश्मीर की जो वास्तविक पहचान है, जो ज्ञान की परंपरा की पहचान है, उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए, उसको रीबिल्ड करने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आज जमीन में उतर चुका है और पूरे देश को ये बता रहा है कि कश्मीर का युवा क्या चाहता है। जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, कश्मीर की ज्ञान परंपरा के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपके समक्ष कल्हर, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, जितने भी मम्मट हो गए, जितने भी अन्य प्रकार के ऐसे साहित्य के जगत में या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राण प्रदान करने वाले लोग थे, उनके विषय में हमने चर्चा की। और जब समय का परिवर्तन होता जाता है, क्योंकि तब की और आज की कश्मीर और जम्मू कश्मीर की परिस्थिति में हम तुलना कर सकते हैं मेरे इस वाक्य के माध्यम से। 14वीं शताब्दी में कश्मीर में सिकंदर बुत सिकन आता है। हमने कभी सोचा है कि आखिर इसे सिकंदर बुत सिकन क्यों कहा गया? उसे बुत सिकन इसलिए कहा गया क्योंकि वो बुतों को यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको बुत सिकन कहा गया। 14वीं शताब्दी में जिस कश्मीर में हर एक व्यक्ति को बात करने की, अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता थी, हर एक व्यक्ति को अपने ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की आजादी थी, स्वतंत्रता थी, इसी कश्मीर में 14वीं शताब्दी में सिकंदर बुत सिकन आता है और कहता है कि या तो धर्मांतरण कर लो, या तो छोड़ के चले जाओ, या तो मारे जाओगे। हम जो आज कश्मीर देख रहे हैं वो कश्मीर नहीं था। हम जो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं ये वो जम्मू कश्मीर नहीं था। सिकंदर बुत सिकन ने यहां के लोगों को मजबूर किया। परंतु मुझे गर्व होता है और मैं आभारी हूं इस जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक की कि इतने अत्याचार और इतनी पीड़ा सहन करने के बावजूद भी यदि आज भी भैरव स्तोत्र कहीं पर होता है तो वो कश्मीर के अंदर होता है। और उस भैरव स्तोत्र करने की अपनी परंपरा को संजो करके रखा है इन्हीं कश्मीरी पंडितों ने, जिनको कश्मीर से जिनकी कश्मीर में जिनकी बच्चियों का, जिनकी पत्नियों का, जिनकी महिलाओं का बलात्कार किया गया, पर इसके बावजूद आज भी वो लोग अपनी उस परंपरा को संजो करके रखे हुए हैं और आज भी अपने देश में यदि वो खाना बदोश का जीवन जीने के लिए, प्रवासियों का जीवन जीने के लिए मजबूर है, तो उन्होंने कहा है, इस बार जब मैं देख रही थी कि जब कश्मीरी पंडित, जब कश्मीरी हिंदू यहां से गए तो उसके पश्चात जो एक दिवस रहा, उस दिवस के दिन ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, हम वापस आएंगे, हम अपने वतन आएंगे। और मैं ये आशा करती हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब कश्मीरी हिंदू वापस से अपने घर आएंगे, अपने स्थान पर आएंगे। पुनः शारदा पीठ, जो कि शारदा माता की, जिस पीठ की गरिमा को दबाने का प्रयास किया गया, पुनः उस स्थान को वापस लाने का प्रयास करेंगे। जिस कश्मीरियत और जमहूरियत के नाम पर हाथ में पत्थर लेकर के भारतीय सेना के ऊपर बॉर्डर पर हमारी और आपकी रक्षा कर रहे सेना के जवानों के ऊपर कश्मीरियत और जमहूरियत के नाम पर पत्थर बरसाए जाते हैं, वही इसी जम्मू और कश्मीर की धरा पर कश्मीरियत के नाम पर पुनः ज्ञान की परंपरा की धारा बहेगी, पुनः ज्ञान की परंपरा की नदी बहेगी। यही मेरा विश्वास है और यही मेरी आशा है और यही मेरी अपेक्षा है। हम जब लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख, अभी अक्टूबर या नवंबर के माह में मैं लद्दाख होकर के आई। लद्दाख में एक सेमिनार हुआ था जिसमें मैंने, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति और लद्दाख की साझी संस्कृति के विषय में मैंने अध्ययन किया और अपना पेपर प्रेजेंट किया था उस सेमिनार में। और लद्दाख जाने के बाद में एक सुखद अनुभूति हुई, जो कश्मीर से धारा 370 हटने के पश्चात और 35A हटने के पश्चात जो पूरे देश में भ्रम का माहौल कुछ नेताओं के माध्यम से बनाने का प्रयास किया गया। जब मैं लद्दाख गई और मैंने खुद उन लोगों को अपने आंखों से देखा, उनके अंदर की वो अनुभूति देखी, एक लद्दाख की एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर इतने अच्छे ढंग से
उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया और अपने अंदर के उस भाव को उन्होंने उजागर करके बताया कि धारा 370 हटने के पश्चात और जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है तो आखिर उनके मन में आज किस प्रकार की लौ और किस प्रकार की आशा की किरण जगी हुई है। लद्दाख जाने के पश्चात जब हम वो त्रिशूल सेना का ऊपर पर्वत पर बना हुआ त्रिशूल देखते हैं तो मन गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब हम लद्दाख जाते हैं और प्रत्येक स्थान पर कुछ कुछ दूरी पर जब हम गोम्पाओ को देखते हैं तो मन प्रसन्नता से भर जाता है और मन यह विचार करने पर मजबूर हो जाता है कि यही वो लद्दाख की धरा है, वही वो तिब्बत है, वही वो जम्मू कश्मीर है जिसने पूरे देश को, जिसने विश्व के अलग अलग देशों को बौद्ध धर्म की परंपरा का ज्ञान दिया है और आज भी वो बौद्ध धर्म की उस परंपरा को संजो करके रखे हुए हैं और निरंतर लेह लद्दाख के लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और 370 हटने के पश्चात जो उनकी आशाएं हैं वो साकार होने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है और वो देश की प्रगति में, देश की उन्नति में अपना पूर्ण रूपेण योगदान प्रदान करेंगे। यह हम स्पष्ट रूप से आज के समय में भी हम देख सकते हैं। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कुछ एक महोदया है जो कि कश्मीर में रहती है, मैडम ने कहा कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटी तो इस कश्मीर में कोई तिरंगा लेने वाला नहीं होगा, तिरंगा हाथ में उठाने वालों का हाथ नहीं होगा। मैं तो देख रही हूँ अगस्त से धारा 370 हटी है, मैडम का ही अता पता नहीं है। मैडम बोल रही थी कि कश्मीर में 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने वाले लोग हैं। और आज जब 26 जनवरी पर इस बार गणतंत्र दिवस पर जब कश्मीर से एक चित्र आया तो मन प्रसन्नता से भर गया और वो चित्र कश्मीर के उन 3 परिवारों के मुंह पर तमाचा था जो कहते थे कि 370 हटाने के पश्चात कश्मीर में कोई तिरंगा हाथ में लेने वाला नहीं होगा। और वो चित्र था कश्मीर की छोटी छोटी बच्चियों का जो हाथ में तिरंगा लेकर के लहरा रही थी। वो चित्र उन छोटी छोटी बच्चियों का था। जो लोग कश्मीर को अपने 3 परिवारों की जायदाद मान करके बैठे हुए थे, कश्मीर से धारा 370 हटने के पश्चात आज उन 3 परिवारों का ही अता पता नहीं है कि वो कहां चले गए। और आज कश्मीर का युवा दमखम के साथ देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे आ रहा है। आज कश्मीर का युवा मेन स्ट्रीम में आकर के ये बोलना चाहता है कि नहीं, वो पढ़ना चाहता है। आज वो कश्मीर का युवा देश की सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कसमें खा रहा है। जो लोग ये कश्मीर के युवाओं के हाथ में 500 रुपए में पत्थर पकड़ा करके कश्मीर को युवा को सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाज घोषित करने पर लगे हुए थे, वो लोग कश्मीर के युवाओं को तो पत्थरबाज घोषित करते थे, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देते थे। जो 3 परिवार ऐसे कश्मीर को अपनी पूंजी और अपनी बपौती मान करके बैठे हुए थे, वो लोग कश्मीर के स्कूल में, कश्मीर के विद्यालयों में आग लगवाते थे, कश्मीर के महाविद्यालयों को, वहां की यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को बंद करवाते थे, वहीं अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते थे। और ये कश्मीर का युवा और जम्मू कश्मीर की जनता है जिसने उन 3 परिवारों के दोगले चरित्र को समझा है और समझने के पश्चात ये प्रण लिया है कि वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए कार्य करेगा, ना कि उन 3 परिवारों की गुलामी करेगा। ये इस देश की, जम्मू कश्मीर के युवाओं ने प्रण लिया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यदि बात करें तो विद्यार्थी परिषद हवा में बात करने वाला संगठन नहीं है। लगातार 29 वर्षों तक का संघर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सहन किया और लगातार अपने संघर्ष को जारी रखते हुए जब कश्मीर में धारा 370 लागू हुई, 35A आया, उसके पश्चात किस प्रकार से जब 370 के नाम पर कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से अलग करने का प्रयास किया जाता रहा, तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी खड़े हुए और उठ करके उन्होंने कहा कि ये 370 गलत है, कश्मीर से 370 को हटाया जाना चाहिए। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर में जाते हैं और किस प्रकार से कश्मीर में उनकी संदेहास्पद तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता खड़े होकर के कहता है कि कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी।
ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था जिसने देश को एक साथ बांधकर रखने के लिए इस नारे को बुलंद किया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की संदेहास्पद तरीके से संदेहास्पद स्थितियों में कश्मीर में मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए खड़े होकर के कहता है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। तो जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। और आज ऐसे तथाकथित महिलावादी व्यक्तियों से भी प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हुई, तो उसके पश्चात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मां थी जिन्होंने कहा कि कम से कम मेरे बेटे की शरीर का पोस्टमार्टम तो करा दो, ताकि मुझे पता तो चल सके क्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मेरे पुत्र की मृत्यु किन स्थितियों में हुई है। पर आपको बताऊं कि देश के साथ इतना बड़ा छलावा किया गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं कराने दिया गया। ये आज भी देश जानने का इच्छुक है क्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु किन परिस्थितियों में कश्मीर के अंदर हुई है। और उसके पश्चात विद्यार्थी परिषद ने कमर कसी और ये प्रण लिया कि जब तक कश्मीर से धारा 370 नहीं हट जाती है, 35A नहीं हट जाता है, हम दम नहीं लेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। और जब इसी कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर जब तिरंगे को जलाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, तो वो विद्यार्थी परिषद जिसने कहा कि जहां हुआ तिरंगे का अपमान वहीं करेंगे उसका सम्मान। और ये कहते हुए पूरे देश भर से 10,000 युवा श्रीनगर जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके जाते हैं। और वो उन युवाओं में सिर्फ पुरुष ही नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं। उन युवाओं में सिर्फ छात्र ही नहीं होते, वो छात्राएं भी होती हैं जो अपना घर बार छोड़ करके हाथ में तिरंगा लेकर के यात्रा तय करते हुए भारत के सुदूर इलाकों से आते हुए कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर जाती हैं और तिरंगा फहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम का गान करती हैं। यह विद्यार्थी परिषद है। और इसके पश्चात भी विद्यार्थी परिषद ने सांस नहीं ली जब तक कि 370 नहीं हट गया। लगातार अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और स्कूल में जाकर के विद्यार्थी परिषद संगोष्ठियों का आयोजन करता रहा। और 370 क्या है, 370 से और 35A से किस प्रकार के नुकसान हो रहे हैं, किस प्रकार से यह 370 देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में बाधक है, इस बात को बताते हुए युवाओं में जन जागरण अभियान चलाता रहा, युवाओं को जागरूक करता रहा, नाटक, अलग अलग प्रकार के नुक्कड़ नाटक करता रहा, अलग अलग प्रकार की स्ट्रीट प्ले करता रहा, अलग अलग प्रकार के नाटकों का मंचन करता रहा। और उसके पश्चात हमारे पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने, वर्तमान की सुदृढ़ केंद्र सरकार ने पूरे देश की मनोभावनाओं को समझा। और उसके पश्चात देश के भारत माता की मुकुट पर एक कलंक की भांति स्थित उस 370 और 35A को उखाड़ फेंका, जड़ से उखाड़ फेंका। और ऐसा उखाड़ फेंका है कि ऐसे किसी भी प्रकार की कोई भी धारा, ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी कानून पुनः देश की एकता में बाधक होने के लिए उत्पन्न होने का साहस ही नहीं कर पाएगा। ऐसी कोई भी सरकार, ऐसी कोई भी सत्ता जो सत्ता में बैठ करके मजे लेती थी, जो सत्ता में बैठ करके देश के युवाओं का मजाक बनाती थी, जो सत्ता में बैठ करके कश्मीर के युवाओं का मजाक बनाती थी, ऐसे लोग भी उनके मुंह पर जब 370 हटा तो उनके मुंह पर तमाचे की भांति वो आने लगा। और ऐसे लोग बिलबिला करके बाहर निकल करके बिलों से आने लगे और कहने लगे कि देश में असहिष्णुता हो गई। और एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जब आज भारत की सरकार ने देश की अपनी उस परंपरा को संजोते हुए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ले आया, हमारे और आपके द्वारा चुने गए सांसदों ने, हमारे और आपके द्वारा चुने गए नेताओं ने जब पार्लियामेंट में CAA को पारित किया, कैब को पारित किया और राष्ट्रपति जी की मुहर के पश्चात जब वो CAA का रूप उसने धारण किया, तो देश की राजधानी पर कुछ लोग स्थित होकर के आज भी शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट के नाम पर एक नौटंकी रच रहे हैं। किस प्रकार का प्रोटेस्ट है वो? नोएडा और दिल्ली की सड़क को जाम करके पिछले 2 महीनों से बिरयानी खाते हुए 500-500 रुपए में शिफ्ट बदल करके प्रोटेस्ट करने आ रहे लोग एम्बुलेंस को नहीं जाने देते हैं।
और हम उनकी उस राजनीति को समझ सकते हैं कि उस प्रोटेस्ट के बीच में नारे कैसे लगाए जाते हैं, जिन्ना वाली आजादी। महाशय जिन्ना ने आजादी का नारा लगाया, डायरेक्ट एक्शन प्लान करके पश्चिम बंगाल में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, और उसके पश्चात जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के पश्चात किस प्रकार से पुनः पाकिस्तान के टुकड़े हुए वो सबको पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और टुकड़े होने के पश्चात देश पर जो एक कलंक लगा 1947 में 15 अगस्त की उस रात को, जो देश पर एक कलंक लगा, आजादी के नाम पर जो एक कलंक भारत के माथे पर लगाया गया, आज हम देख सकते हैं कि उसके पश्चात भारत किस प्रकार की प्रगति करते हुए अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है, और ये तरह तरह के बम बनाने के प्रयोग ही करते रह जाते हैं अपने देश के अंदर। ये वही पाकिस्तान के लोग हैं। और जिन्ना की आजादी मांगने वाले लोग आज शाहीन बाग में खड़े होकर के कहते हैं कि हमको जिन्ना की आजादी चाहिए। जिन्ना किस प्रकार की आजादी चाहता था, आज देश में किसी से भी अनभिज्ञ नहीं है। और उनको समर्थन देने कौन पहुंचते हैं? हमारे देश के सो कॉल्ड सबसे पुराने राजनीतिक दल के लोग। और आज जो दिल्ली में भी सत्ता में बैठा हुआ है, जो सत्ता में काबिज है, प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति, वह भी उन लोगों को समर्थन देता है। और आप देख सकते हैं, अभी 2 दिन पुरानी खबर ही है कि किस प्रकार से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर एक सनकी आदमी आता है, हवाई फायर करता है, और उसके हवाई फायर करने के आधे घंटे के बाद ही किस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक हिंदुत्व आतंकवादी कहकर के एक ट्रेंड चलाया जाता है। इस देश में हिंदू पंथ को मानने वाले लोगों को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया जाता है। और या क्यों किया जाता है? या इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, उसी विश्वविद्यालय के कलंक रूप में एक छात्र जेएनयू का सर्जिल ईमान पुलिस को यह एक्सेप्ट करता है, पुलिस को यह स्वीकार करता है कि वो इस देश को इस्लामिक स्टेट में बदलने की मंशा रखता है, चिकन नेक को काट करके भारत के पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात रखता है। जब वो मीडिया के माध्यम से पूरे देश में उनके मंसूबे एक्सपोज हो जाते हैं, जब ये पता लग जाता है कि वह सर्जिल इमाम किस प्रकार की विचारधारा को समर्थन करता है, किस प्रकार की बात को स्वीकार करता है, तो उसकी उस बात को छिपाने के लिए पूरे देश में हिंदुत्व आतंकवादी का एक भ्रम गढ़ा जाता है। सोशल मीडिया पर हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया जाता है, और हवाई फायर करने वाले व्यक्ति को हिंदुत्व आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। पर आपको बताऊं, मैं माफी चाहती हूँ, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये विषय शर्मिंदगी महसूस करने का विषय है। कोई समस्या नहीं है, हम इस देश के युवा हैं, कभी भ्रम होता है, हम उस स्थिति से उबरते हैं और देश की उन्नति में सहयोग करते हैं। तो किस प्रकार से, मैं इसलिए आपको उस घटना के बारे में बता रही हूं कि किस प्रकार से इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के माध्यम से आप एक एक राजनीतिक दल का ट्विटर हैंडल खोल करके देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इन लोगों ने उस व्यक्ति को हिंदुत्व आतंकवादी घोषित किया। और आपको बताऊं कि 2 दिन पहले की वो न्यूज है जिसमें दिल्ली पुलिस ने उस हवाई फायर करने वाले व्यक्ति का पूरा डेटा निकाल करके देखा, तो वो कोई और व्यक्ति नहीं था। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हवाई फायर करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को हिंदू से जोड़ा गया, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा गया, उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहा गया। और जब उसकी पूरी प्रोफाइल चेक की गई, जब दिल्ली पुलिस ने उसका फोन निकाल करके उसके फोन का एक एक डेटा पूरा चेक किया, तो वो व्यक्ति कोई और नहीं अपितु आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। मैंने ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता लग सके कि आज देश की जनता को, देश के लोगों को बदनाम करने के लिए और देश को बांटने के लिए किस प्रकार की रणनीति इस देश के तथाकथित राजनीतिक दलों के माध्यम से चल रही है। हम और आप युवा हैं, और युवा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम किस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयास करें, देश की उन्नति में निरंतर अपना सहयोग प्रदान करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर कंस्ट्रक्टिव वर्क के माध्यम से, आज चाहे प्रकृति के लिए काम करना हो तो एसएफडी के माध्यम से आज कार्य कर रहा है। विदेशी छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए जो कि भारत में पढ़ रहे हैं, ऐसे विदेशी छात्रों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए कोसी के माध्यम से विद्यार्थी परिषद आज कार्य कर रहा है। एसएफएस के माध्यम से आज विद्यार्थी परिषद गरीब छात्रों के माध्यम में सेवा कार्य के माध्यम से कार्य कर रहा है। शहरों में रहने वाले छात्रों को
गरीबी क्या है, ग्रामीण इलाके क्या है, उनकी अनुभूति कराने के लिए सामाजिक अनुभूति के माध्यम से आज विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। विद्यार्थी परिषद निरंतर आगे कार्य कर रहा है और समय अधिक हो गया है, मैं और अधिक समय नहीं लूंगी, बस कुछ पंक्तियां कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगी और युवाओं से यह आह्वान करूंगी कि हम इस देश के युवा हैं। युवा होने के नाते हम उत्तरदायित्व को समझें और देश की उन्नति में, देश की प्रगति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की नौबत भी आए तो हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध रहे, तटस्थ रहे। यही मेरा सबसे आह्वान होगा। और एक नारे के साथ में, एक आह्वान के साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आज उस सभागार में भारत माता की जय का नारा युवाओं ने लगाया है। उन युवाओं के नारे से ही उन कुछ देशद्रोही लोगों को कहना चाहती हूँ कि भारत माता की जयकार पर देखो सिंह दहाड़ा है। इस सभागार में बैठा हुआ एक एक छात्र सिंह की भांति है, जो एक एक गीदड़ को देशद्रोही के रूप में, गीदड़ के रूप में उपस्थित एक एक देशद्रोही को देश से निकाला दिखाने का कार्य करेगा कि भारत माता की जयकार पर देखो सिंह दहाड़ा है। सुन लो ऐ देशद्रोहियों, आज इस मंच से तुम्हें एबीवीपी ने ललकारा है, तुम्हें एबीवीपी ने ललकारा है। किस प्रकार से चाहते हो, सत्य के माध्यम से बात करना चाहते हो आप बात कर लो, तो हाथ करके बात करना चाहते हो आप बात कर लो। पर इस देश के युवा ने और विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने ये प्रण ले रखा है कि जब तक विद्यार्थी परिषद का एक भी कार्यकर्ता इस देश की धरती पर है, भारत देश की धरती पर जीवित है, कभी भी ऐसे अफजल गुरु के मंसूबों को पालने वाले लोगों को जीवित नहीं रहने देगा, उनके मंसूबों को जीवित नहीं रहने देगा, उनकी दृढ़ विचारधारा को जीवित नहीं रहने देगा। वंदे